हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे, शानदार होंगे, समस्त अपने परिवार के साथ। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, उसका नाम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो जीएस का प्रैक्टिस सेट है बच्चों। कौन सा प्रैक्टिस सेट है उसके उसे बताऊंगा। इसमें मैंने सुपर 30 क्वेश्चन लिए हैं और सुपर 30 क्वेश्चन के साथ आपको वो 30 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके साथ अन्य क्वेश्चन और भी मिल जाएंगे जो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। ये 30 जरूर है, लेकिन जो 30 क्वेश्चन है वो आपको 90 क्वेश्चन के बराबर होंगे। मैं जानता हूं अगर इस सीरीज को आप कंप्लीट लगा लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपके कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अनुरोध है कि ये सेशन मेरा जो सेशन अगर आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि इस चैनल पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस के साथ करंट अफेयर जैसे विषयों को बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूं। यदि आप बिल्कुल फ्री निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि कोई बात होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आइए मित्र, हम मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। हाँ तो मित्रों, देखो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बांध के साथ संगीतकार तुलसीदास बोरकर संबंधित है। देखो एक व्यक्ति का नाम दिया हुआ है इसमें, किसका, जिनका नाम क्या है, संगीतकार तुलसीदास बोरकर। क्या नाम दिया हुआ, क्या नाम दिया हुआ बच्चों, आप लोग याद रखना, तुलसीदास बोरकर। ये कौन है बच्चों, संगीतकार है। कौन है, संगीतकार है। इनका संबंध किससे है, ये पूछा है। इनका संबंध किससे है, सहनाई वादक है या तबला वादक है, हारमोनियम वादक है या बांसुरी वादक है। तो बच्चों ये हारमोनियम वादक है। कौन से, हारमोनियम वादक है। कौन से बच्चों, हारमोनियम वादक है जो तुलसीदास बोरकर जी हैं। तो तुलसी पूछे जाते हैं मित्र, इंपॉर्टेंट है, कल्चर का एक क्वेश्चन का आपको हर एग्जाम में मिलेगा। तो अगर पूछा जाता है संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध किससे है, तो बच्चों हारमोनियम से। किससे बच्चों, हारमोनियम से। किससे बच्चों, हारमोनियम से। अच्छा, यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातें और आपको बता देता हूं। कुछ जो संगीतकार हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया है, किससे, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, उनके बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे पंडित भीमसेन जोशी, जैसे पंडित भीमसेन जोशी, ये पूछा गया है, ये भारत रत्न इन्हें क्या मिल चुका है बच्चों, भारत रत्न मिल चुका है। मैं जो बता रहा हूं इनको भारत रत्न मिल चुका है। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति है ये। कौन से, जो मैं लिख रहा हूं, जैसे पंडित भीमसेन जोशी। अच्छा, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है, तो ये भारतीय गायक शैली से। किससे, गायक शैली से है। और इन्हें भारत रत्न मिला था, वो कब मिला था पूछा जाता है, तो 2009 मिला है। कब मिला बच्चों, 2009 मिला है। जैसे ध्यान दीजिए, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है, भारतीय गायक शैली से है। इन्हें भारत रत्न मिल चुका है। दूसरा आपने नाम सुना होगा, रविशंकर, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर का नाम बहुत पूछा जाता है। पंडित रविशंकर ये सितारा वादक है बच्चों। क्या है, सितारा वादक है। सितारा वादक है बच्चों। ये पूछा जाता है कि पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, तो सितारा, किससे बच्चों, सितारा वादक से। किससे है, सितारा वादक से है। इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कब किया गया था, 1999 में। ध्यान दीजिए बच्चों, पूछा जाता पंडित रविशंकर का संबंध किससे, किस वाद्य यंत्र से है, तो बता सकते हैं सितारा वादक से। किससे, सितारा वादक से। भीमसेन जोशी का संबंध किससे है, भारतीय गायक शैली से है। तुलसीदास बोरकर का संबंध किससे है, तो हारमोनियम से है। किससे बच्चों, हारमोनियम से है। उसका जैसे आपने एक नाम तो बहुत सुना होगा, बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां, ये चर्चा, मतलब ये सहनाई, इनका संबंध बच्चों के से सहनाई से। किससे बच्चों, इनका संबंध किससे, सहनाई वादक से। सहनाई वादक, इनका संबंध बच्चों किससे है, सहनाई वादक से है। तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध भारतीय गायक शैली से, पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, सितारा वादक से है। और बिस्मिल्लाह खां, जिनका
संबंध किससे बच्चों? शहनाई से बच्चों। किससे है? शहनाई से। इन्हें भी भारत रत्न से 2001 में सम्मानित किया गया था। कब बच्चों? 2001 से इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद एम एस, चौथी है एम एस सुब्बी लक्ष्मी। सुब्बी लक्ष्मी इंपोर्टेंट बच्चों चारों। इनका भी संबंध बच्चों भारतीय गायक शैली से है। भारतीय गायक शैली से है। किससे बच्चों? भारतीय गायक शैली से है। इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1999 में। तो देखिएगा, ध्यान दीजिए, एम एस सुब्बी लक्ष्मी को भी जो भारतीय गायक शैली संबंधित हैं, इन्हें 1999 में भारत रत्न सम्मानित किया गया है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं, 2001 में इन्हें भारत रत्न मिला है। पंडित रविशंकर हैं जो सितारा वादक हैं, इन्हें 1999 में भी भारत रत्न सम्मानित किया गया था। और पंडित भीमसेन जोशी, इन्हें जो भारतीय गायक शैली से इनका संबंध है, इन्हें भी भारत रत्न सम्मानित किया गया है। तो आप इनके साथ, आपने ये तो याद किया ही, एक साथ इनको भी याद कर लें, जो आपके एग्जाम अक्सर चर्चा में रहता है। उसके बाद देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है गोल गुम्बद, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है गोल गुम्बद। ये क्या है? गोल गुम्बद। आदिल शाह का मकबरा किस राज्य में है? बस ये पूछा है किस राज्य में, जिसे आप गोल गुम्बद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गोल गुम्बद के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण आदिल शाह ने कराया था। इसका मकबरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल और तेलंगाना है। तो इसका बच्चों राइट आंसर कौन सा है? कर्नाटक। कौन सा राज्य? कर्नाटक में स्थित है। आदिल शाह का मकबरा पूछा जाता है तो बता सकते हैं कि ये कहां पर है? कर्नाटक राज्य में। किस राज्य बच्चों? कर्नाटक राज्य में। अच्छा, आपको एक बात जानकर ताज्जुब होगा कि ये जो मकबरा आपको दिखाई दे रहा है, ये ईंटों से बना दुनिया का सबसे बड़ा मकबरा है। मतलब ये चिनाई से बना दुनिया का सबसे बड़ा मकबरा है। सबसे बड़ा मकबरा है। क्या है? सबसे बड़ा मकबरा है। अच्छा, आदिल शाह जो था, बादशाह था, आदिल शाह जो शासक था, वह साउथ का रहने वाला था। कहां का? साउथ का रहने वाला था। और इसने ही आदिल शाह ने क्या किया था? बहमनी साम्राज्य की, बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य का शासक था बच्चों। क्या था? शासक था। बहमनी साम्राज्य का बच्चों क्या था? शासक था। और बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है बच्चों, वो हसन गंगू ने की थी। किसने की थी? हसन गंगू ने। ये पूछा जाता है। मैंने कहा ना कि आप बने रहिए सेशन में, आपको एक से अधिक क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे बहमनी आदिल शाह जो शासक था, वो बहमनी साम्राज्य का शासक था। और बहमनी साम्राज्य वर्तमान में कर्नाटक जो आपको राज्य है, वहां पर था वो। और जो बहमनी साम्राज्य की स्थापना वो हसन गंगू ने जो कब की है वो आपको बताता हूं। वो 1347 में की है। कब की है? 1347 में। कब की है बच्चों? 1347 में की है। हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। आपको इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाँ तो बच्चों ध्यान दीजिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का प्रदान करता है? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है, जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, महाभियोग लगाया जा सकता है, या उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। भारत के संविधान में इसका वर्णन स्पष्ट रूप से किया गया है। तो आप याद रखिए, जो अनुच्छेद दिए हुए हैं, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 88। तो जो आर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है 61, कौन सा? 61। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर, किस पर? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। किस पर? राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन है। मतलब आर्टिकल अनुच्छेद क्या कहता है? जैसे हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है इस समय, वर्तमान समय में? ये द्रौपदी मुर्मू है, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इससे पहले प्रतिभा देव सिंह पाटिल थी। अच्छा, जो आर्टिकल 61 क्या कहता है? आर्टिकल 61 कहता है संसद के दो पार्ट हैं, आप अच्छे से जानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तीसरा होता है वो राष्ट्रपति होता है। लेकिन राष्ट्रपति को हटाना तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कोई विधेयक है, उसे सबसे पहले
लोकसभा में गया और लोकसभा में 1/4 लोग लिखित रूप से पहले लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में जाने के बाद जब पेश करेंगे तो जो टोटल व्यक्ति हैं लोकसभा के, उसमें के 1/4 लोग उस विधेयक को पेश करेंगे। उसके बाद कंडीशन ऐसी बनेगी 14 दिन तक उस पर बहस चलेगी। इस 14 दिन के बीच में राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है। यदि वह 14 दिन के बाद 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, क्या हो जाता है? 2/3 बहुमत से पास हो जाता है। पहले स्टेप में क्या होता है? 1/4 होता है। दूसरे स्टेज में क्या होता है? 2/3 बहुमत से वो विधेयक पास हो जाता है। उसके बाद वो विधेयक कहां पर जाता है? राज्यसभा में जाता है। कहां पर जाता है? राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा क्या करती है? उसे 2/3 बहुमत से वो भी पारित कर देती है। राज्यसभा में जो भी मेंबर हुए हैं उन मेंबरों का 2/3 बहुमत से वो विधेयक पास हो जाता है। तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। इतना क्लियर हुआ बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह है खानवा का राणा सांगा और किसके बीच जो खानवा का युद्ध है, ये क्या है? खानवा का युद्ध। राणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया था? ये पूछा है कि जो खानवा का युद्ध है बच्चों, वो किन किन के बीच लड़ा गया था और कब लड़ा गया था। मेन बात ये है। तो खानवा का जो युद्ध है बच्चों, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर और बाबर। ठीक है, तो ये जो युद्ध लड़ा गया था वो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। किसके बच्चों? बाबर और राणा सांगा के बीच में। किसमें? बाबर के प्लस राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। कौन सा? खानवा का युद्ध। कौन सा बच्चों? खानवा का युद्ध। और ये लड़ा कब गया था? वो 1527 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था बच्चों? 1527 ईस्वी में लड़ा था। आप लोग याद रखिए कि खानवा का, हाँ ये डेट दी हुई है, 1527 में लड़ा गया था। तो पूछा था खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। किस किस के बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। तो ये महाविनाशकारी खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को आगरा से 60 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर एवं मेवाड़ का शासक जो राणा सांगा थे, वो कहां के शासक थे? मेवाड़ के शासक थे, के मध्य लड़ा गया था। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा युद्ध था। कॉमेंट, इस बात को आप ध्यान रखें। पानीपत का युद्ध लड़ा गया था 1526 में। कब लड़ा गया था? 1526 में। उसके बाद एक दूसरा युद्ध था। खानवा का युद्ध बाबर के लिए महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि उसने एक वीर शासक को हराया था। क्योंकि उस समय जो भारत में जो व्यवस्था थी और जो राणा सांगा थे, वो भारत के एक प्रसिद्ध शासक थे। बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत उनका यश चारों तरफ फैला हुआ था। उनके सामने अन्य जो शासक थे वो छोटे थे या उनकी अधीनता स्वीकार करते थे। इसलिए अगर मुख्य राजा ही हार जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो यही इसमें बात की गई है। खानवा का युद्ध बाबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि उसने एक वीर शासक को हराया था। यह बात पूरे भारत में फैल गई। इस युद्ध से उसे भारत में पांव फैलाने का अवसर मिल गया। मतलब बाबर को इस युद्ध, मतलब मुख्य जो शासक था उसे ही हरा दिया, तो बाबर के पैर भारत में जम गए, जिससे क्या हुआ? उसे भारत में और विजय करने का और अवसर प्राप्त हो गया। इस युद्ध के बाद क्या होता है? इस युद्ध के बाद राजपूत और अफगानों का संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा खत्म हो गया। भारत में हिंदू राज्य स्थापित करने का जो सपना था वो भंग हो गया। भारत में जो हिंदू राज्य स्थापित करना चाहते थे वो सपना हो गया भंग। और खानवा युद्ध के बाद बाबर की शक्ति का आखिरी केंद्र अब काबुल न रह करके आगरा और दिल्ली हो गया। अब बाबर कहां का था? काबुल का था, और वही उसकी केंद्र सत्ता थी। लेकिन उसने क्या किया? उसे छोड़ दिया। अब वो कहां पर? उसने अपना केंद्र, अपनी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो आगरा और दिल्ली को बना लिया। बच्चों, इतना मैं जानता हूं आपको क्लियर हो चुका होगा। हाँ, यहां से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उस पर ध्यान देख लें। आप अच्छी तरह जानते हैं खानवा का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। और जो पानीपत का पहला युद्ध था वो किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो बता सकते हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद को,
खान अब्दुल गफ्फर खान को, जवाहरलाल नेहरू को और भगत सिंह को। तो किसे कहा जाता है बच्चों? खान अब्दुल गफ्फर खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। किसको? फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है इन्हें। इन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत गांधी भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? सीमांत गांधी भी कहते हैं। बच्चा गांधी भी कहा जाता है। बच्चा गांधी, हाँ, बच्चा गांधी भी इन्हें कहा जाता है। किनको? खान अब्दुल गफ्फर खान को। और क्या कहते हैं इन्हें? फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं इनको। इससे बादशाह खान भी कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? बादशाह खान। इन्हें क्या कहा जाता है? बादशाह खान भी कहा जाता है। तो जो खान अब्दुल गफ्फर खान है, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें सीमांत गांधी, बच्चा गांधी और बादशाह खान के नाम से भी इनको जाना जाता है। 1930 में इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समय क्या किया था? इन्होंने खुदाई खिदमतदार एक संगठन बनाया था। 1930 में इन्होंने खुदाई खिदमतदार एक संगठन बनाया था, जिसे लाल कुर्ती संगठन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल कुर्ती संगठन भी कहा जाता है। 1930 में सीमांत गांधी ने या खान अब्दुल गफ्फर खान ने खुदाई खिदमतदार एक आंदोलन चलाया, एक संगठन बनाया, जिसे लाल कुर्ती संगठन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड महल। ड महल निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? क्या बच्चों? लोक नृत्य है। जो ड महल है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? ऑप्शन है उत्तराखंड का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का और जम्मू एंड कश्मीर का। तो किसका बच्चों? जम्मू और कश्मीर का है। तो देखिए ड महल किसका है, तो ध्यान दीजिए यहां पर। और मैं बताता हूं जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं। जैसे ड महल जो आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा राउफ, राउफ नृत्य, ये पूछा जाता है राउफ नृत्य किस राज्य का है। तो ध्यान दीजिए किस राज्य का है बच्चों? ये भी आपका जम्मू कश्मीर का है। उसके बाद कुड्र नृत्य है। कुड्र नृत्य है, ये पूछा जाता है कुड्र नृत्य किस राज्य का है। तो बता सकते हैं कुड्र नृत्य किस राज्य का है बच्चों? नगमा नृत्य, नगमा नृत्य जो इंपोर्टेंट है वो करा रहा हूं। राउफ नृत्य पूछा जाता है, कुड्र नृत्य पूछा जाता है, बच्चा नगमा नृत्य पूछा जाता है। किस राज्य का? तो आप बता सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का है ये। तो जम्मू कश्मीर कौन कौन से? ड महल नृत्य, राउफ, राउफ हो गया, कुड्र नृत्य हो गया, बच्चा नगमा नृत्य हो गया। तो आप लोग याद रखेंगे कि ये जो नृत्य हैं जम्मू कश्मीर को, जो मैंने आपको बताई, एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जल चक्र को और क्या कहा जाता है? जल चक्र को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन है भू चक्र कहा जाता है, जल वैज्ञानिक चक्र कहा जाता है, जल विरागी जिसे हाइड्रोफोबिया चक्र कहते हैं या हाइड्रोजन चक्र कहते हैं। तो बच्चों जो जल चक्र है उसे जल वैज्ञानिक चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल वैज्ञानिक चक्र कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? जैसे सूर्य चमक रहा है, ये अपना वायुमंडल है, ठीक है, यहां से सूर्य चमक रहा है और इसकी किरणें जब जल पर पड़ती हैं, कहां पर? इस जल पर पड़ती हैं, तो जल वाष्प बनकर के इस तरीके से उड़ने लगता है, इस तरीके से, और ये बादलों के रूप में इस तरह जमा हो जाता है। और फिर बादल जब भारी हो जाते हैं तो भारी होने के कारण फिर इस तरह जमीन पर बरसने लगता है, इस तरीके से। तो ये जल चक्र बन जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जल वैज्ञानिक चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? जल वैज्ञानिक चक्र कहा जाता है। आपको समझ में आ चुका है। और नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बच्चों एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है ये कि दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? मतलब आग जलाने के लिए कौन सी गैस बहुत जरूरी है बच्चों? ये क्वेश्चन पूछा है। दहन के लिए निम्न में से कौन सी गैस बहुत जरूरी होती है? तो हाइड्रोजन जरूरी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड जरूरी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जरूरी होती है या ऑक्सीजन जरूरी होती है? तो बच्चों ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। कौन सी? ऑक्सीजन गैस। अगर आप आग जलाएंगे तो आपको ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ेगी, तभी आग लगेगी किसी स्थान पर। अगर चंद्रमा पर आप आग लगाते हैं तो ऑक्सीजन नहीं है, आग ही नहीं लगेगी। लेकिन हमारे पृथ्वी का वायुमंडल में ऑक्सीजन है, इसलिए यहां पर आग लग जाती है। इसलिए
जो दहन के लिए जो गैस जरूरी होती है वो कौन सी? आपकी ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। भारत में बीज फसल बीमा किस वर्ष शुरू की गई थी? क्वेश्चन इसमें ये दिया हुआ है कि भारत में बीज फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया हुआ 1994 95, 99 2000, 2003 2004, 1991 92। ये इंपॉर्टेंट बच्चों, ये पूछा जा सकता है। तो भारत में बीज फसल योजना, बीज फसल बीमा योजना जो शुरू की गई थी वो 1999 और 2000 में शुरू की गई थी। कब? 1999 और 2000 में शुरू की गई थी कांग्रेस सरकार द्वारा। किसके द्वारा? कांग्रेस सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। तो पूछा जाता बीज फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1999 और 2000 बच्चों शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सभी जानते हैं कि बास्केटबॉल है। क्या बच्चों? बास्केटबॉल है। अच्छा, आपको ये बताना है कि बास्केटबॉल खेल और किस किस देश का, कमेंट्स करके बताना बच्चों, किस कमेंट्स करके बताना है कि बास्केटबॉल जो खेल है और किस किस देश का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। हाँ तो बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं इस क्वेश्चन के बारे में विस्तृत तरीके से जानकारी दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा मान एक अम्लीय विलय के पीएच का प्रतिनिधित्व करता है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पीएच किसे कहते हैं। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 9, 12, 8 और 2। तो इसका जो राइट आंसर बच्चों क्या है? 2 है। क्वेश्चन फिर समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा मान एक अम्लीय विलय के पीएच का, अम्लीय विलय किसका बच्चों? अम्लीय विलय के पीएच को प्रतिनिधित्व करता है? तो 2 करता है बच्चों। क्या कौन करता है? 2 करता है। इतना क्लियर हुआ। इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी है जो आपको बताना चाहता हूं मैं। हाँ तो बच्चों, पीएच मान के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि पीएच मान क्या होता है। तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि जो पीएच स्केल की खोज है वो किसने की थी? तो पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की है। किसने बच्चों की है? सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की है। किसने की बच्चों? सोरेनसन, जो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पीएच स्केल की खोज की थी। अच्छा, पीएच की कभी कोई फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि पीएच का पूरा नाम क्या है, तो आप ध्यान दीजिए, इसका नाम जो होता है पोटेशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है बच्चों? पोटेशियल ऑफ हाइड्रोजन। ऑफ हाइड्रोजन, पोटेशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच का फुल नेम होता है। अच्छा, इसके बाद हाँ तो बच्चों देखिए, पीएच स्केल 1 से 14 तक मापन, पीएच स्केल होता है उस पर 1 से 14 तक मापन किया जाता है। कितना बच्चों? 1 से 14 तक मापन किया जाता है। पीएच स्केल पर 1 से 14 तक मापन किया जाता है। और पीएच स्केल के बारे में देखते हैं। जैसे 1 से लेकर के ये 14 है। कितना है? 14 है। देखिए, जो 7 होगा वो उदासीन होगा। क्या होगा बच्चों? उदासीन होगा। और जो 7 से कम होगा वो उसे अम्लीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्लीय। और 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक, 14 से कम होगा, उसे क्षारीय कहा जाता है। पहले नंबर आप इसे क्लियर कर लीजिए कि अम्लीय किसे कहते हैं और क्षारीय किसे कहते हैं। जिससे पीएच स्केल पर यदि किसी का मान 7 से कम होता है तो उसे अम्लीय कहते हैं, और 7 से अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं? जो क्षारीय कहते हैं। और जब 7 होता है तो उसे उदासीन कहा जाता है। कुछ पदार्थ हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसका मान कितना होता है। जैसे लार का मान कितना होता है, लार का पीएच मान कितना होता है, और दूध का पीएच मान कितना होता है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, संतरे के रस का मान कितना होता है, पीएच मान कितना होता है, तो उसे आप देख लीजिए। जैसे दूध का पीएच मान पूछा जाए, दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.8। कितना होता है? 6.8 होता है बच्चों। दूध का कितना होता है? 6.8। अच्छा, मानव की जो लार है उसका कितना होता है? ये सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों। मानव की जो लार है उसका जो पीएच मान है वो 6.4 होता है। कितना होता है? 6.4 होता है। अच्छा, सिरका होता है जिससे हम अचार बनाते हैं, उसका पीएच मान कितना होता है? तो उसका पीएच मान 3 होता है, 3.0 होता है। कितना होता है? 3.0 होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। एग्जाम में छपा हुआ है, आया हुआ ये क्वेश्चन। आंसू जो मनुष्य रोता है, जब आदमी रोता है
तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, उसका पीएच मान कितना होता है? अच्छा, आंसू अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं? तो आंसू बच्चों होते हैं वो क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो आंसू का पीएच मान होता है 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। इसके बाद जो सामान्य रक्त होता है, जो मनुष्य का खून होता है, ब्लड होता है, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। कितना? 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है। जो मानव का जो रक्त होता है वह क्षारीय होता है। कैसा होता है बच्चों? क्षारीय होता है। अच्छा, शुद्ध जल होता है, जिसे हम ड्रिंकर वाटर बोलते हैं, उसका पीएच मान कितना होता है? तो बच्चों 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ये साइंस के बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आते हैं। और जो शुद्ध जल होता है वो हमेशा क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता है, क्षारीय होता है। और समुद्री जल कितना, उसका पीएच मान कितना होता है? तो 7.5 से लेकर के 8.4 तक होता है, ये भी क्षारीय होता है। अच्छा, जो मानव मूत्र होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? तो मानव मूत्र होता है, उसका पीएच वैल्यू 6 होता है, और ये अम्लीय होता है बच्चों। कैसा होता है? अम्लीय होता है। उसके बाद जो बैटरी में एसिड प्रयुक्त होता है, जिसे हम तेजाब बोलते हैं, उसका पीएच मान कितना होता है? तो बता सकते हैं 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अच्छा, जठर रस, हम जो खाना खाते हैं, जो अग्नाशय में इकट्ठा होता है, उससे जठर HCl निकलता है, उसका पीएच वैल्यू पूछा जाता है, कितना होता है? उसका बच्चों 1 होता है, और ये अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय नहीं होता है। उसके बाद अंगूर या संतरे का रस, अंगूर या संतरे का रस होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 3 होता है, ये भी अम्लीय होता है। और सेब का रस, इसका भी 3.5 होता है, ये भी अम्लीय होता है। हम लोग बियर पीते, मतलब बहुत से लोग, मैं नहीं, बहुत से लोग बियर पीते हैं। बियर कैसी होती है? अम्लीय होती है, क्षारीय होती है। तो बियर हमेशा अम्लीय होती है। इसका जो पीएच वैल्यू 4 होता है। कितना होता है बच्चों? 4 होता है। इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखना। अच्छा, जो अम्लीय वर्षा होती है, इसे तेजाबी वर्षा बोलते हैं, वो हमेशा अम्लीय वर्षा, इसलिए उसे अम्लीय वर्षा बोला जाता है कि उसमें उसका जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम, मतलब 4.5 होता है। कितना होता है? 4.5 होता है। नाखून एवं बाल का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 5.5 होता है। कितना होता है? 5.5 होता है नाखून एवं बाल का। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है बच्चों कास्टिक सोडा का, वेरी वेरी सबसे अधिक जो पीएच वैल्यू होता है वो कास्टिक सोडा का होता है, 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है, जो क्षारीय होता है। नेक्स्ट है बच्चों सामान्य वर्षा जो जल होता है, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? तो यहां पर 3 चीजें मैंने आपको बताई। सामान्य जो वर्षा का जल होता है उसका पीएच वैल्यू 5.6 से लेकर के 6 तक होता है, और ये हमेशा अम्लीय होता है। जो वर्षा का जल होता है अम्लीय होता है, इसका वैल्यू कितना होता है? 5.6 से लेकर 6 पीएच वैल्यू होता है। लेकिन अगर हम बात करें अम्लीय वर्षा कितना होता है? 4.5। हम जो पानी पीते हैं, जो शुद्ध जल होता है, उसका पीएच वैल्यू 7 होता है बच्चों। और जबकि समुद्री जो जल होता है उसका पीएच वैल्यू 7.5 से लेकर 8.4 तक होता है। इतना मैं जानता हूं क्लियर होगा। हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फीफा विश्व कप 2026 कहां आयोजित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जो फीफा वर्ल्ड कप है, अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल संबंधित बच्चों। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। 2026 में कहां पर आयोजित होगा? ऑप्शन है चीन, जापान और दक्षिणी कोरिया। बी ऑप्शन है रूस, बेलारूस, फिनलैंड। सी ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। डी ऑप्शन है यूएई, कतर और सऊदी अरब। तो बच्चों ये जो होगा 2026 में, वो अमेरिका में होगा, कनाडा में होगा और मेक्सिको में होगा। मतलब ये नॉर्थ अमेरिका में होगा। किसमें? नॉर्थ अमेरिका में होगा। किसमें होगा? नॉर्थ अमेरिका में। क्लियर? पूछा जाए कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहां पर होगा, तो बता सकते हैं अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। अच्छा, ये 2026 में हो रहा है, तो 2030 में होगा। आप अच्छी तरह जानते हैं ये 4 वर्ष बाद होता है। कितने वर्ष बाद बच्चों? 4 वर्ष बाद होता है। तो 2030 में होगा, वो कहां पर होगा? 2030 में होगा, वो कहां पर होगा, आपको यह बताना है। तो बच्चों जो 2030 में होगा वो मेक्सिको, स्पेन और पुर्तगाल। मेक्सिको, स्पेन, पुर्तगाल में होगा, जो 2030 में होगा। कहां पर बच्चों? 2030 में होगा, वो मेक्सिको, स्पेन और पुर्तगाल में होगा। इंपोर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, ये 2026 वाला था। 2022 में कहां पर हुआ है?
2022 में। तो 2022 में बच्चों जो हुआ है वो कतर में हुआ है। कहां पर? कतर। कतर एक देश का नाम है जिसकी राजधानी दोहा है। कैपिटल इसकी क्या है बच्चों? दोहा। 2022 में कहां पर हुआ है? कतर में हुआ है। और जो कतर में हुआ था उसे अर्जेंटीना ने जीता था। विजेता इसमें कौन रहा था? विजेता रहा था अर्जेंटीना। अर्जेंटीना विजेता रहा था और फ्रांस उपविजेता रहा था। क्या था? फ्रांस उपविजेता। फ्रांस कौन रहा था? उपविजेता। तो क्लियर हुआ बच्चों। 2026 में जो होगा वो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा और 2030 में होगा। क्यों? आप जानते हैं 4 वर्ष बाद होता है, तो ये मैक्सिको, स्पेन और पुर्तगाल में होगा। 2022 में जो हुआ था वो कतर की राजधानी दोहा में हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना विजेता रहा था और फ्रांस उपविजेता रहा था। क्लियर हुआ बच्चों? ये दिया हुआ है। उस नदी का चयन कीजिए जिस पर सिगुर बांध, उस पर सिगुर बांध बनाया गया है। ठीक है, तो ये बनाया कब गया है पहले आपको ये बता दूं। ये 1998 में बनाया गया है। और किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, मंजीरा नदी, झेलम नदी, नर्मदा नदी और कावेरी नदी। तो मंजीरा नदी पर बनाया गया बच्चों। किस पर? मंजीरा नदी पर बनाया गया है। तो आप याद रखिए सिंगूर बांध किस बनाया गया है? मंजीरा नदी पर बनाया गया है। अच्छा, ये किस राज्य में जो सिंगूर बांध है, जो बांध है, डैम है, ये किस राज्य में? तो बच्चों तेलंगाना में। किसमें? तेलंगाना में। किस बच्चों? तेलंगाना में। तो तेलंगाना में जो सिगुर बांध है वो मंजीरा नदी पर, कौन सा? मंजीरा नदी पर है और तेलंगाना राज्य में है। इतना आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले बच्चों। औरंगजेब ने मतलब कितने वर्ष तक शासन किया था या कब से कब तक शासन किया था? आप ये क्वेश्चन पूछा है। तो औरंगजेब जो मुगल बादशाह था, मुगल साम्राज्य पर शासन किया 1555 से लेकर के 1709 तक नहीं। हालांकि 1700 यद्यपि बताना चाहूंगा 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। यद्यपि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, लेकिन इसमें 1655 से लेकर 1709 ईस्वी तक है, ये तो हो नहीं सकता है। 1658 से 1707 तक, यही इसका बिल्कुल सही आंसर है। औरंगजेब ने शासन किया है वो लगभग 49 वर्ष किया है। कितना? 49 वर्ष तक शासन किया है भारत पर। इसने 49 वर्ष तक शासन किया था औरंगजेब ने। जो आपको ये मुगल बादशाह दिखाई दे रहा है, ये इसने भारत पर 49 वर्ष तक शासन किया है। कब किया? 1658 से लेकर के 1658 से लेकर के, क्योंकि 1658 में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। 1658 से लेकर के 1707 तक। मैं आपको यहां पर एक छोटा सा क्यों बताना चाहता हूं, जरा बने रहिएगा। ये जानकारी तो आपने शायद नोट कर ली होगी। देखिए, सबसे पहले बाबर है। कौन है बच्चों? बाबर है। उसके बाद कौन है? हुमायूं है। ये मुगल बादशाह है। ये कौन है बच्चों? मुगल बादशाह। बाबर है, फिर हुमायूं है। तीसरे नंबर पर कौन है? आपका अकबर। अकबर का बाप कौन था? हुमायूं था। अकबर के बाबा कौन थे? बाबर थे। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है आपका जहांगीर। 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 पांचवें नंबर पर आ जाता है आपका शाहजहां। छठवें नंबर पर आ जाता है आपका औरंगजेब। इसके बाद आता है, औरंगजेब के बाद है बहादुर शाह प्रथम। और अंतिम मुगल बादशाह कौन था? यह पूछा जाता है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह कौन था? यह क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसने अपनी कब्र पर यह लिखा है कि मैं इतना बदनसीब हूं कि मुझे अपने मुल्क में दफनाने की 2 गज जगह नहीं मिली। ये कौन सा था? आप बता सकते हैं अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ये आप कमेंट सेक्शन में बताना है। तो बच्चों, जिसमें जो क्वेश्चन पूछा था उसका राइट आंसर आपका ये वाला है।
1658 से लेकर के 1707 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? ये भारत में जो 13 बड़े बंदरगाह हैं, कितने? 13 बड़े बंदरगाह, उनमें से एक बड़ा बंदरगाह कौन सा है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या कर दिया गया? दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। तो उस बंदरगाह के जो ऑप्शन है वो इस तरीके: कांडला, कोचीन, तुटिकोरी और कमराजराज। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, कांडला बंदरगाह है। कौन सा? कांडला बंदरगाह है, जिसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? पंडित दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। और ये कहां पर बच्चों? जैसे आपने देखा होगा, इस तरह गुजरात है, ये यहां पर है गुजरात में, इस तरह कांडला। कहां पर है ये? गुजरात राज्य में। कहां पर है? गुजरात राज्य में। कहां पर है? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह क्लियर हुआ? कांडला बंदरगाह कहां पर है बच्चों? गुजरात राज्य में है। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? ये पूछा है कौन सा इसमें सही है। 3 गलत हैं, 1 सही है बच्चों इसमें। भारत के संविधान का भाग 4 थे नागरिकता से संबंधित है, नहीं, सेकंड वाला है, ये तो नहीं हो सकता है। भारत के संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों संबंधित है, बिल्कुल सही है। भाग 3 फंडामेंटल राइट संबंधित है, मूल अधिकार संबंधित है। लेकिन भाग 4 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपको यह बताना है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है बच्चों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड के संविधान से लिए बच्चों। कहां से? आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिए। और ये अनुच्छेद कितने से कितने तक हैं? अनुच्छेद 36 से लेकर के 35 से लेकर के 51 तक है। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। इसका राइट आंसर बच्चों यही है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत किसने लिखा है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये आप कभी कभी 26 जनवरी पर या स्वतंत्रता दिवस पर सुनते होंगे। तो ये जो गीत लिखा है वो मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। किसने लिखा बच्चों? मोहम्मद इकबाल का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इन्होंने ही लिखा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्लियर? देखिए परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन, मिल्खा सिंह को निम्न में से किस फ्लाइंग सिख की उपाधि दी गई है? जो मिल्खा सिंह हैं उनको किस फ्लाइंग सिख की उपाधि दी गई है? तो लाल बहादुर शास्त्री की, जवाहरलाल नेहरू की, जनरल अयूब खान की, जनरल आयत खान की। तो जो मिल्खा सिंह हैं जिन्हें फ्लाइंग सिख कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख कहा जाता है। तो मैंने बच्चों उन्हें जनरल अयूब खान की उपाधि दी गई है। किसकी उपाधि दी गई है? जनरल अयूब खान की, जनरल अयूब खान की उपाधि दी गई है इनको। अच्छा, इन्हें उड़न सिख के नाम से जाना जाता है। उड़न सिख, उड़न सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को बच्चों। किसको? मिल्खा सिंह को। और अगर आपसे पूछा जाए उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? उड़न परी, उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो उड़न परी के नाम से बच्चों जाना जाता है वो पीटी ऊषा को जाना जाता है। किसको बच्चों? पीटी ऊषा को, पीटी ऊषा को। इन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। निम्नलिखित में से किसने 1905 में, ध्यान रखिए 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे स्टार लगा ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किसने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए: दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय। तो जो 1905 में बच्चों, 1905 में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की है। क्या की है? सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया सोसाइटी की स्थापना की है इन्हें।
जो गोपाल कृष्ण गोखले बच्चों, इनको ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी के राजनीतिक गुरु ये कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, जो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु हैं बच्चों, वो है एमजी रनाडे। एमजी रनाडे कौन है? एमजी रनाडे। क्लियर हुआ? इसके बाद जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इनको भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लैडस्टोन। इंपोर्टेंट है बच्चों। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इन्हें भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? ग्लैडस्टोन कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि भारत का ग्लैडस्टोन किसे कहा जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। यहां पर मैंने 3-4 बात बताई, फिर बताने की कोशिश करूंगा। जैसे 1905 में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की जाती है। गोपाल कृष्ण गोखले वही है जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इसके बाद अगर गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु की बात आ जाए तो आप बता सकते हैं एमजी रनाडे। गोपाल कृष्ण गोखले को ग्लैडस्टोन के नाम से जाना जाता है। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। पहले नंबर, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहां बच्चों? मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। इसके जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो कौन है? शशिकांत दास हैं। कौन है बच्चों? शशिकांत दास हैं। कौन है? शशिकांत दास हैं। और इसके बाद इसकी जो स्थापना हुई है, स्थापना देखा जाए वो 1 अप्रैल 1935 में हुई है। कब हुई है? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका जो बैंकों का बैंक है जिसे आरबीआई कहते हैं, इसका कार्य क्या है? इसका काम कौन, वर्क क्या क्या है? तो इसका जो रोल है बच्चों, वो मॉनेटरी पॉलिसी करना, इंश्योरेंस करेंसी का संबंध काम है। बैंकों का बैंक है ये, सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक है। और फॉरेन एक्सचेंज जो मनी होता है, जैसे हम डॉलर में पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं, उसका सारा काम ये आरबीआई करता है। क्या करता है? आरबीआई करता है। तो इस थोड़ा देख लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना दिवस की मतलब ये तो दिया हुआ है 1 अप्रैल, इसकी स्थापना दिवस कब मनाया था? 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और यह 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1 जनवरी 1949 को। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं कि भारत में कितने स्थान पर नोट छपते हैं। तो सबसे पहले जो नोट छपते हैं वो बताता हूं आपको। नंबर 1 देवास, नंबर 2 मंसूरी, नंबर 3 पर क्या है बताइएगा? नासिक, और नंबर 4 सलवोनी। 4 स्थान पर बच्चों नोट सकते हैं। 4 स्थान पर नोट सकते हैं, देवास में, मंसूरी में, नासिक में और सलवोनी में। देवास, मंसूरी, नासिक और सलवोनी में 4 स्थान पर नोट सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 19वें एशियाई खेल का शुभांकर क्या था? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए 19वें जो एशियाई खेल हैं, 19वें एशियाई खेल हैं जो 2023 में, कहां पर बच्चों? 2023 में जो हुए हैं वो चीन में। किसमें? चीन में आयोजित हुए। किसमें? चीन का एक शहर है हांगजू। कौन शहर है? हांगजू। हांगजू शहर में आयोजित किया गया है। जो 19वें एशियाई खेल हैं वो कहां पर आयोजित हुए हैं? तो बता सकते हैं चीन के हांगजू शहर में। किस शहर में? हांगजू शहर में आयोजित हुए हैं। भारत इसमें 4थे स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर? 4थे स्थान पर रहा है। इसमें भारत ने 19 गोल्ड जीते हैं, 31 सिल्वर जीते हैं
और ब्रॉन्ज जीते हैं 32, इस तरह 82 जीते हैं। पहले नंबर पर आपका चाइना रहा है, दूसरे नंबर पर जापान रहा है, तीसरे नंबर दक्षिणी कोरिया रहा है, चौथे नंबर पर अपना देश कौन रहा है? भारत रहा है। भारत ने जो एशियाई खेल हैं 19वें, उसमें टोटल 82 मेडल जीते। कितने? 82 मेडल जीते हैं। 19 उसने क्या जीते हैं? स्वर्ण जीते हैं, 31 सिल्वर जीते हैं, ब्रॉन्ज जीते हैं 32। इस तरह से 82 इसने टोटल मेडल जीते हैं। अच्छा, इसका क्वेश्चन ये है कि इसका शुभांकर क्या था? तो इसका शुभांकर चैतन्य आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, चैतन्य है। कांकान्य आपको ये दिखाई दे रहा है, और ल्यान लियन जो आपको ये दिखाई दे रहा है। मतलब उपयुक्त तो सभी है, चैतन्य, कांकान और ल्यान लिन। ये इसका शुभांकर है बच्चों। क्या है? शुभांकर है। क्या इसका? ये शुभांकर है। इतना आपको क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा की है? क्वेश्चन पूछा किस, ऐसा कौन सा संगठन है, जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा की है। ऑप्शन है क्वाड। तो आपको क्वाड में बताना कितने देश हैं? I2U2, G20 और G7। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या है? I2U2। तो सबसे पहले I2U2 होता क्या है? I2U2 में 4 देश सम्मिलित है। कितने? 4 देश सम्मिलित है बच्चों। पहले नंबर I2U2 में कितने देश सम्मिलित है? 4। कौन से? इंडिया है सबसे पहले क्या है? भारत। दूसरा है इजराइल। तीसरा है USA, और चौथा है आपका UAE, संयुक्त अरब अमीरात। तो I2U2 में 4 देश सम्मिलित हैं। भारत है, इजराइल है, USA है और UAE है, संयुक्त अरब अमीरात है। अच्छा, क्वाड की बात की जाए तो क्वाड में बच्चों 4 देश सम्मिलित हैं। क्वाड में 4 देश हैं। कौन कौन से हैं? तो भारत है, हाँ, क्वाड में बच्चों 4 देश हैं। कितने देश हैं? 4 देश हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले भारत है, दूसरे नंबर जापान है, तीसरे नंबर पे देखा जाए तो USA है, और चौथे नंबर पे देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। तो क्वाड में कितने देश हैं बच्चों? 4 देश हैं। कौन कौन से? भारत, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया। जबकि I2U2 में कितने देश हैं? 4 देश इसमें भी है। कौन से? भारत, इजराइल, USA और UAE। इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो I2U2 है बच्चों। कौन सा है? I2U2। क्लियर हो? कर्मा पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? कर्मा पूजा किस राज्य में मनाया जाने वाला एक त्योहार है और चर्चा में रहता है बच्चों कर्मा पूजा। तो ऑप्शन दिए राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड और हिमाचल प्रदेश। जो कर्मा पूजा है बच्चों, यह इसे विश्वकर्मा के नाम से भी जाना जाता है। इसे विश्वकर्मा के नाम से भी जाना जाता है। विश्वकर्मा जो पूजा है वो झारखंड में होती है। कहां पर होती है? झारखंड में भी होती है और छत्तीसगढ़ में भी होती है। जो विश्वकर्मा पूजा है वो झारखंड में भी होती है और छत्तीसगढ़ में भी होती है। कहां पर होती है? झारखंड और छत्तीसगढ़ में होती है। देखो इस तरीके का त्योहार है, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। इस तरीके से लोग इस तरह का कोई ढोलक टाइप का एक यंत्र होता है, उसको बजाकर इस तरह नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन बने? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिए। जो भाभा परमाणु संयंत्र है, अनुसंधान केंद्र है, उसके निर्देशक कौन बने? सारंगदेव, विवेक भसीन, धनंजय जोशी, राहुल नवीन। तो जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के जो निर्देशक बने बच्चों वर्तमान समय में, वो विवेक भसीन बने हुए हैं। इनका नाम क्या है? विवेक भसीन। क्लियर हुआ? करंट अफेयर क्वेश्चन है, आप लोग याद कर ले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन है अत्याधुनिक युद्धक बैंक मरकावा मार्क 5। ये पूछा था मरकावा मार्क 5 क्या है? ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। अगर आप पीसीएस ऐसी परीक्षा देते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाएगा मरकावा मार्क 5 क्या है, और क्वेश्चन आपका दिया हुआ है का अनावरण किसने किया है? ये किस देश का टैंक है? ये तो उत्तरी कोरिया का, ईरान का, इजराइल का है, तुर्की का है। तो इजराइल का है बच्चों। किसका है? इजराइल का टैंक है, जो इस समय चर्चा में है। आप लोग याद रखिए, इजराइल इस समय वर्तमान समय में चर्चा में है। तो जो मरकावा मार्क 5 जो टैंक है वो इजराइल का है। किसका बच्चों? इजराइल का।
देखिए बच्चों, यहां पर भारत की प्रमुख पहली महिलाओं के बारे में दिया गया है, करंट अफेयर संबंधित है, बहुत अच्छा यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए नंदिनी गुप्ता, जो नंदिनी गुप्ता हैं उनका संबंध क्या है? नंदिनी गुप्ता इस वर्ष मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। जो नंदिनी गुप्ता है बच्चों, इन्होंने मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। उसके बाद सुरभ जखमोला, सुरभ जखमोला ये विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाले बीआरओ की पहली महिला अधिकारी है बच्चों। क्लियर? ये पूछा जा सकता है कि विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली बीआरओ की पहली महिला अधिकारी कौन? सुरभ जखमोला। तीसरे पायल छाबड़ा, पायल छाबड़ा का नाम बहुत है, ये पैरा कमांडो बच्चों कौन है? पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी जनरल है। कौन है? आर्मी जनरल है। नेक्स्ट है स्वाति नायक, स्वाति नायक चर्चा में रही है। नॉर्मन ई बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 अगर पूछा जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 किसे मिला है, तो बता सकते हैं स्वाति नायक को मिला है बच्चों। किसको मिला है? स्वाति नायक को मिला है। नेक्स्ट दिया हुआ है आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला महिला पुरुष थाना कौन सा है, तो बता सकते हैं भोपाल। कौन सा है? भोपाल। उसके बाद साधना एक्सप्रेस नायर, साधना एक्सप्रेस नायर का संबंध किससे है, तो ये मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला है। कौन सी? साधना सक्सेना नायर का संबंध किससे है कि मिलिट्री हॉस्पिटल होते हैं उसकी डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला है। और जहां पर पहली की बात आ जाती है बच्चों, तो अपने आप में सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर सोनाली घोष, तो डॉक्टर सोनाली घोष है, उनका संबंध किससे है, तो काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कहां पर है? असम राज्य में। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर बच्चों? असम राज्य में है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला निर्देशक बनी है। कौन बनी है? निर्देशक बनी है। कौन? डॉक्टर सोनाली घोष। उसका विजय लक्ष्मी रमन, विजय लक्ष्मी रमन ये क्या है? भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी, इनका निधन हो गया है। क्या हो गया है? निधन हो गया, विजय लक्ष्मी रमन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मेघना अहलावत, मेघना अहलावत, मेघना अहलावत है बच्चों, वो टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष है। किसकी? टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत। उसका साधना एक्सेस नायर है, ये तो बता ही दिया मैंने। शिवा चौहान, शिवा चौहान का संबंध किससे है? ये सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है। जो लद्दाख में जो सियाचिन ग्लेशियर है, जो बर्फ का पहाड़ है, उस पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला ये अधिकारी है, आपको चित्र में दिखाई दे रही है। नहीं, ये नहीं है। उसके बाद अवनी चतुर्वेदी, अवनी चतुर्वेदी कौन है? सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला, ये इंपोर्टेंट है बच्चों, जो आपको चित्र में दिखाई दे रही है। ये कौन है बच्चों? ये अवनी चतुर्वेदी हैं, जो सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट है। उसके बाद दीपिका मिश्रा, दीपिका मिश्रा क्या है? इन्हें वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आईएएस अधिकारी। कौन? आईएएस अधिकारी है दीपिका मिश्रा। उसके बाद है सेलेस्ते साउलो, सेलेस्ते साउलो, ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव है। जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, अच्छा ये बताओ विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय किस जगह है, किस शहर में है, आपको ये बताना है। तो उसकी कौन है? महानिदेशक, महासचिव है बच्चों। कौन है? महासचिव है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन है? तो मिशेल ब्लॉक है। कौन है बच्चों? मिशेल ब्लॉक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, देखिए परमिंद चोपड़ा, ये भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की अधिकारी बनी है। उसके बाद सुरेखा यादव, ये वंदे भारत का संचालन करने वाली, जो वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट है। जो वंदे भारत ट्रेन है उसका संचालन करने वाली भारत की पहली महिला लोको पायलट है, ड्राइवर है। कौन? सुरेखा यादव। उसके बाद अमेरिका की नेवी की पहली महिला चीफ कौन है? लीसा फेसेंटी। कौन है बच्चों? लीसा फेसेंटी। उसके बाद शिवांगी सिंह, इंपोर्टेंट है, चर्चा में रहती है, राफेल उड़ान वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी है, ये बता दिया मैंने। जया वर्मा सिन्हा, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन और सीईओ है। कौन? जया वर्मा सिन्हा, जया वर्मा सिन्हा, ये रेलवे बोर्ड की कौन है बच्चों? चेयरमैन है। अच्छा मैंने बताया सुरेखा यादव, सुरेखा यादव बच्चों ये हैं जो वंदे भारत ट्रेन को चला रही है। तो बच्चों ये मेरा सेशन था। यदि आप किसी कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं, और मैं जानता हूं जिस तरीके से आज मैंने बताया है, अगर आप इसे कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं और एक नोट्स बना लेते हैं, तो आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा बच्चों। तो नेक्स्ट सेशन आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।